यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। नमस्कार साथियों, मैं आरजे राघव आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और साथियों, हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर के तिवारी सर। आप सागर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव रह चुके हैं, आप कई यूजी और पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, आप एक साहित्यकार हैं, कवि हैं और साथ ही अध्यात्म की भी बहुत सारी जानकारी रखते हैं। साथियों, कई बार होता है कि हमें एक विषय का ज्ञान नहीं रह पाता है और कई बार ऐसा होता है कि एक भाषा हम अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक से ज़्यादा भाषाएं बहुत अच्छे से आती हैं और बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। और उन्हीं में से एक हैं प्रोफेसर के तिवारी सर। आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा का भी पूरा ज्ञान है। तो साथियों, आज हम अपने प्रोफेसर के तिवारी सर से जानेंगे बहुत सारी बातें और जानेंगे उनके जीवन के अब तक के सफ़र के बारे में भी। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं सर हम आपका। तिवारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद सर, जैसा कि हम आपके बारे में जितना जानते हैं, आप बहुत सारे ज्ञान की बातें जानते हैं, बहुत सारे विषयों का ज्ञान है आपके पास और हम प्रोग्राम में आपसे बहुत सारी चीज़ जानेंगे, सीखेंगे। मगर सबसे पहले जानना चाहते हैं आपके जीवन के अब तक के सफ़र के बारे में कि शुरुआत आपने कहाँ से की, कब रायगढ़ आए और किस यूनिवर्सिटी में आप कुल सचिव थे, उसके पहले क्या थे, किस किस कॉलेज में आप प्रिंसिपल थे। मेरा जन्म जो है ग्राम जावलपुर में हुआ। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा जावलपुर में ही हुई, 4वीं क्लास तक के। 5वीं क्लास उसी के नज़दीक अभी जो तहसील है बड़ौदा, वहाँ मैंने 5वीं कक्षा पास की। फिर हरदी आसपासी गांव है बड़ौदा तहसील में, वहाँ मैंने 8वीं कक्षा पास की। इसके उपरांत मैंने मैट्रिक की परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शाला से उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी में और फिर CMD कॉलेज बिलासपुर से मैंने BCom किया। इसके उपरांत MCom मैंने GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जबलपुर से 1965 में किया। इसके उपरांत मेरी सेवा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले 5 जुलाई 1965 इससे मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की लेक्चरर इन कॉमर्स और JLN डिग्री कॉलेज शक्ति से। इसके उपरांत मुझे एक आमंत्रण मिला पालूराम धनानिया कॉमर्स कॉलेज में सेवा के लिए इसी हैसियत में, और मैं 1969 से पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ में कार्यरत रहा। इसी में मैं प्रोफेसर भी हुआ। बाद में गवर्नमेंट ने इसे हस्तगत कर लिया और मेरा स्थानांतरण प्रोफेसर के रूप में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स गवर्नमेंट कॉलेज कोरबा में हुआ। जी, कोरबा में रहते हुए मैंने विद्यार्थियों के संपर्क में आया और कोरबा एक महानगर है, जानते हैं, ऊर्जा नगरी के नाम से कोरबा प्रसिद्ध है। जी जी। और गवर्नमेंट कॉलेज में उस समय डॉक्टर BP अम्बर साहब वो प्राचार्य थे और बड़े गुणी व्यक्ति थे, बड़े सहयोगी और बड़े ज्ञानी पुरुष थे। शासन ने मेरी पदोन्नति की UG प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कटघोरा में। जी। और मैं वहाँ 1992 से रहा और उसके उपरांत PG प्रिंसिपल के रूप में मेरा प्रमोशन हुआ गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रायपुर में, और मैंने वहाँ जुलाई में ज्वाइन किया PG प्रिंसिपल का पोस्ट गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रायपुर में। मैं 3 साल तक रहा, 1996 से लेकर के 1999 तक। इसके उपरांत शासन ने मुझे प्रतिनियुक्ति पर कुल सचिव सागर विश्वविद्यालय में एक पद दिया कुल सचिव का, तो मैंने वहाँ वो पद स्वीकार किया और कुल सचिव के रूप में मैं वहाँ 1999 से 2000 तक रहा। बाद में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और तब फिर मुझे रायगढ़ में प्रस्ताव मिला कि PG कॉलेज गवर्नमेंट PD कॉमर्स कॉलेज में PG प्रिंसिपल के रूप में पदभार ग्रहण करने का, और शासन के आदेशानुसार मैं यहाँ सन 2000 अप्रैल में जी PG प्रिंसिपल के रूप में मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया और 31 मई 2005 को मैं सेवानिवृत्त हुआ इसी महाविद्यालय से, गवर्नमेंट PG आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज रायगढ़ से। अपने जीवन काल में
मैं साहित्य से भी जुड़ा रहा जी। और अध्यात्म से जुड़ा रहा, हम्म। क्योंकि हम लोग अपना उपनाम पौराणिक भी लिखते हैं तिवारी के साथ साथ। तो हमारे पूर्वज पुराण वाचन करते थे, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत और अनेक पुराण जैसे शिव पुराण और विष्णु पुराण, ऐसे पुराण का वाचन करते थे। तो इसमें हमें एक विशेष आनंद मिलता है और वो है कि अध्यात्म हमारा स्वभाव बन गया। कहते हैं कि धर्म अभ्यास ही अध्यात्म है जी। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, ऐसा कहा जाता है कि जो आप कार्य करते हैं वो आपकी आत्मा में वो समाहित होती है और ज्ञान की साधना आप करते हैं और उसमें आपका आत्मा का योग होता है, तो वह साधना एक विशेष गुण प्रदान करता है जी। व्यक्ति उससे शांति महसूस करता है और समत्व के भाव को वह जगाता है अपने हृदय में। दुनिया में रहते हुए भी वह प्रसन्नता पूर्वक लाभ हानि को सम समझते हुए, दुख सुख इनको भी सम समझते हुए अपना कार्य करता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है और इसमें जिसने पाकर ज्ञान की साधना नहीं की, अध्यात्म की साधना नहीं की, समझ लीजिए उसका यह जीवन व्यर्थ चला गया और ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सभी कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन को पा करके हमें अध्यात्म में आना चाहिए, आत्म तत्व की खोज करना चाहिए और इसके लिए सभी धर्मों में उनके अपने दर्शन हैं, उनके अपने तत्वबोध हैं। आज के वातावरण को हम देखें तो दुनिया ने विकास तो बहुत किया, वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ और मशीनों के विकास के साथ साथ मानव भौतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, उसके पास भौतिक संसाधन इतने अधिक हैं, लेकिन पर्यावरण आज दूषित हो चुका है। जी जी। व्यक्ति सर्वसाधन संपन्न होते हुए भी अपने आप में व्याकुल रहता है, शांति की खोज में रहता है और महसूस करता है कि मैं इस भरी दुनिया में शायद अकेला ही रह गया हूँ। धुएं से भरे पत्थरों के शहर में जो भी मिला छटपटाता मिला, जो भी मिला छटपटाता मिला। सर्वो हया अब किताबी हुई, सील संस्कार यूं ही उड़ता मिला। क्या बात। तो इसलिए मौलिक शांति देने वाला, सुख देने वाला, जीवन को आनंद से भरने वाला कोई तत्व जो है तो वह हमारा संस्कार है। अगर हमारा संस्कार उच्च हुआ, मानवतावादी हुआ और देवत्व को जग गया, त्याग तपस्या परोपकार सरोकार और सौहार्द की भावना जहाँ है, तो वहाँ व्यक्ति अपने आप में रहते हुए सबसे जुड़ा हुआ है, परम तत्व से जुड़ा हुआ है। विश्व शांति का यही रहस्य है। इसीलिए ये जरूरी है कि जीवन को अगर सुखमय बनाना है तो परोपकार पर ध्यान देना चाहिए, अध्यात्म के क्षेत्र में आना चाहिए, घृणा का त्याग होना चाहिए। कहते हैं कि घृणा का प्रेम से जिस दिन अलंकरण होगा, धरा पर स्वर्ग का उस रोज अवतरण होगा। क्या बात, वाह। दृढ़ता जरूरी है इसके लिए। मन में एक शुभ संकल्प, कहते हैं कि तन्मे मनः शुभ संकल्प मस्तु, इसलिए हे मन तू शुभ संकल्प कर, क्योंकि मन तो ऐसा है कि चंचल होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मने एव विकारात्मा और बुद्धिर विज्ञान रूपिणी। सारे विकार मन में है क्योंकि मन चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता और उसको किसी तत्व पर स्थिर करना जरूरी है। तब फिर मन देखिए क्या करता है, कमाल करता है, उसका संकल्प फिर शुभ हो जाता है। वह अपने जीवन को धन्य बनाता है और अपने परिवेश को शुद्ध करता है और पूरे विश्व में वह लोकप्रिय हो जाता है और उसका जीवन आदर्श जीवन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के इतिहास सभी जानते हैं कि पहले प्रारंभ में उनका जीवन कैसा था विद्यार्थी जीवन में, लेकिन गुरु के संयोग से, अभी गुरु वंदना आपने जो की, कि जब गुरु से मुलाकात होती है तब समझिए परम ब्रह्म से मुलाकात होती है। और गुरु वो है जो धूल को भी स्वर्ण के रूप में बदल देता है। गुरु वो है जो जड़ में चैतन्य का भाव डालता है और गुरु मानवता में देवत्व का अवतरण करता है। गुरु तो ऐसा होता है जो तमाम दुर्गुणों को दूर कर देता है, गुणों से व्यक्ति के जीवन को सींच देता है। जी सर, आप बहुत बढ़िया चीज़ें बता रहे हैं और आप जैसे सर कुल सचिव रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि
प्रिंसिपल बनना, फिर कुल सचिव बनना, दायित्वों में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर होते हैं इनमें? वैसे देखा जाए तो विश्वविद्यालय में जी जितने भी पद होते हैं वो सब शिक्षा से ही शुरू होते हैं। जी शिक्षा से वंचित कोई नहीं रहते, बिल्कुल। लेकिन शिक्षा को भी संचालित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए और जनोपयोगी बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसके प्रशासनिक जो दायित्व है उसको भी समझा जाए। क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं, मंदिर में भी आप जाते हैं तो प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, मंदिर की व्यवस्था करने वाले होंगे ना। जी जी तो शिक्षा मंदिर की व्यवस्था करने के लिए भी कुल सचिव चाहिए। बिल्कुल। तो और वो तो शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा का मंदिर है। तो ये जो पद है मुझे मिला, तो मैंने जिस समय आया मुझे ये ऑफर आया मिला कि भाई आपका सिलेक्शन किया गया है 52 पीजी प्रिंसिपल में और आप कब ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे लेने के लिए जब मैं गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रायपुर में प्राचार्य था तो वहाँ के वाइस चांसलर प्रसिद्ध साहित्यकार शिव कुमार श्रीवास्तव साहब आए थे। जी। अब बोले आपको हम यहीं से ले चलेंगे, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, चिंता न करें। और मैंने जा कर के रजिस्ट्रार का माने कुल सचिव का पद वहाँ संभाला। ज़्यादा समय तो नहीं रहा सागर यूनिवर्सिटी में, लेकिन जैसा नाम है सागर का वैसे ही वो शिक्षा का सागर ही है। अच्छा। और डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब जिसके नाम पर हमें नाज है और गर्व है, उन्होंने एक सपना देखा था, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उन्होंने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इसके स्वरूप में उसको ढाला है उन्होंने। अच्छा। और सागर यूनिवर्सिटी में क्या नहीं है, अरे ऐसे शिक्षा की विधाएं हैं जिसको जान करके व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो सचमुच देखा जाए तो सागर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ ज्ञान के सारे चांद सितारे हैं, सूरज है, और जो वहाँ पर कामकाज का तरीका है, सलीका है, वो सीखने लायक है। कहते हैं कि अगर आपको प्रशासन सीखना है तो सागर विश्वविद्यालय में जाकर सीखिए। जी। अगर आपको ज्ञान की सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त करना है तो सागर विश्वविद्यालय उसका एक उदाहरण है। और मैं वहाँ ज़्यादा समय तो नहीं रहा क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना और 1 नवंबर 2000 से ये राज्य बनना था। जी। इसलिए मुझे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने एक सलाह दी कि आप रायगढ़ आ जाइए। बाद में आपको यहाँ छत्तीसगढ़ में आने में परेशानी हो गई और मैंने उनके उस सलाह की सराहना करते हुए आकर के गवर्नमेंट पालूराम धनानिया कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज रायगढ़ में पीजी प्रिंसिपल का पदभार संभाला। और सर मुख्य रूप से क्या अंतर है? जैसे प्रिंसिपल का एक अलग कार्य क्षेत्र रहता है, हाँ। कुल सचिव का अलग कार्य क्षेत्र रहता है, तो कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कुल सचिव रहते हुए? अब देखिए, एक विश्वविद्यालय में कई महाविद्यालय होते हैं। हाँ, कई महाविद्यालय होते हैं। जी। तो कॉलेज अलग अलग, कई कॉलेजों का समूहों का प्रशासन वहाँ रहता है विश्वविद्यालय में। जी। तो वे सब विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं। जैसे अभी हमारे रायगढ़ में ही शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हाल ही में हुई है, 1 साल पूर्व। और इसमें बहुत से कॉलेज जुड़े हुए हैं, जांजगीर से लेकर चांपा, जांजगीर, शक्ति और रायगढ़ के सभी कॉलेज शामिल हैं। तो महाविद्यालय का क्षेत्र छोटा होता है विश्वविद्यालय से, और विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो सर अपने क्या क्या कार्य रह जाते हैं एज ए रजिस्ट्रार? हाँ, एज ए रजिस्ट्रार कार्य ये होता है कि समस्त महाविद्यालयों में शिक्षा, उसका सिलेबस, इसको देखना, बोर्ड ऑफ स्टडी होती है वहाँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते हैं वहाँ, कि उनका महाविद्यालयों का प्रशासन देखना, समय पर एडमिशन होते हैं नहीं होते हैं, एडमिशन की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्धारित की जाती है, गाइडलाइंस दिए जाते हैं, भर्ती के नियम बनाए जाते हैं, और वो सभी नियम विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में रहते हैं। यूजीसी के गाइडलाइंस से ये चलते हैं विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे न्यू दिल्ली में है। तो एक विश्वविद्यालय, इसमें इसका जो इसकी व्यापकता महाविद्यालय से बहुत बड़ी होती है। जी। परीक्षा की सारी तैयारी और परीक्षा का संचालन करना, परीक्षाओं में जो परीक्षा लिए जाते हैं उसका मूल्यांकन और परिणाम निकालना, ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है, जिसमें कुल सचिव की अहम भूमिका होती है। और कुल सचिव विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्रशासन का भी
वो प्रमुख होता है। जी किस महाविद्यालय में किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या सेटअप के अनुसार जो यूजीसी ने निर्धारित किया है। कॉलेजों में शिक्षक माने प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और अन्य जो कार्यालयीन कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति हुई है। जी ऐसा तो नहीं है कि कोई आकर के पढ़ा रहा है कॉलेज में और जिसके पास समुचित डिग्री नहीं है, योग्यता नहीं है, और उसको भर्ती कर लिया है किसी पक्षपात के आधार पर या अपना आदमी समझकर काम चलाओ, तो ऐसा नहीं होता है। जी जी जो व्यक्ति सही मायने में शिक्षित है, काबिल है, समर्थ है, गाइडलाइंस के अनुसार है यूजीसी के, उसी की नियुक्ति होती है। तो फर्जी नियुक्तियां ना हो, सही नियुक्ति हो, समय पर प्रमोशन हो, उन्हें समुचित वेतनमान दिया जा रहा हो और छुट्टियों की भी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो है विश्वविद्यालय के कैलेंडर में बनते हैं, इसकी भी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुल सचिव की रहती है। और फाइनेंशियल स्थिति क्या है विश्वविद्यालय की, जी जैसे राज्य शासन से अनुदान मिलता है, कॉलेजों से खेल कूद के लिए भी आयोजन होते हैं और उसके लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो हर एक कॉलेज से खेल कूद के लिए फीस इसकी वसूली की जाती है और विश्वविद्यालय में उसका एक भाग भेजा जाता है, अच्छा, ताकि खेल कूद विश्वविद्यालय स्तर पर किया जा सके। और समय समय पर विविध महाविद्यालयों का निरीक्षण भी किया जाता है और इसमें कुलपति महोदय की अहम भूमिका होती है। एक किसी विश्वविद्यालय में कुलपति जो है वो उसके प्रमुख होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल पावर्स समूचे समग्र रूप से कुल सचिव को होता है। अच्छा, तो समस्त फाइनेंस और विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियां, इनकी देखरेख, इनकी व्यवस्था और इनका व्यवस्थापन समुचित रूप से करने की जिम्मेदारी कुल सचिव की होती है। कुल सचिव यह भी देखते हैं कि अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न महाविद्यालयों में जितने स्टाफ हैं उन सब के समय पर उनकी तरक्की, प्रमोशन, इसकी भी जिम्मेदारी रहती है। मतलब बहुत सारी बहुत जिम्मेदारियां सारी रहती हैं। जिम्मेदारी है। सर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपका जो दूसरा पार्ट है, जो पहला ही पार्ट था कहा जाए, हम उसको कह सकते हैं कि प्रिंसिपल के रूप में आपने कार्य किया, अलग अलग कॉलेजेस में आपने कार्य किया। तो एज ए प्रिंसिपल कौन कौन से दायित्व होते हैं, और आप यूजी और पीजी दोनों में प्रिंसिपल रहे, हाँ, तो क्या मुख्य रूप से अंतर होता है और क्या योग्यताएं होती हैं यूजी से पीजी में जाने के लिए? अनुभव के आधार पर और योग्यता के आधार पर, यानी व्यक्ति कितना क्वालिफाइड है, उसके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, उसके आलेख कितने हैं। जैसे शैक्षणिक आलेख भी कभी कभी लिखे जाते हैं और ये यूजीसी और विदेशों में भी पढ़े जाते हैं और कई शैक्षणिक संस्थाओं में भी इसमें सहभागिता प्रोफेसरों की रहती है। जी, इनके आधार पर व्यक्ति की योग्यता का आकलन किया जाता है और ये जो है प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने कॉलेज के स्टाफ इनकी योग्यता का रिकॉर्ड रखें जी, और ये वार्षिक रिकॉर्ड के रूप में इनकी रिपोर्ट जो है शिक्षा विभाग को भेजी जाती है, विश्वविद्यालय को भी भेजे जाते हैं समय समय पर। अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पहले अपॉइंटमेंट होता है, रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो ये पीएससी से परीक्षाएं जो पास करके आते हैं, जो योग्यताधारी होते हैं, मिनिमम योग्यता तो उसकी पीजी क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, और तब जब ये पास कर लेते हैं पीएससी से और इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं, उसके बाद उनकी नियुक्ति सरकारी कॉलेजों में होती है जी, और लगभग यही नियम निजी महाविद्यालयों में भी है। वही गाइडलाइंस है, यूजीसी का गाइडलाइन इस पे काम करता है। तो रिक्त स्थान कितना है ये देखा जाता है शासन में जी, उसके आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर में पदोन्नति होती है। अब मैं अपनी स्थिति में देखता हूँ तो जैसे हमारे यहाँ रिक्त स्थान पहले था, हमारा कॉलेज पहले प्राइवेट कॉलेज था, तो प्राइवेट कॉलेज में भी मेरी पदोन्नति हुई और सबसे पहले पदोन्नति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कॉलेज के, उन लोगों ने पदोन्नति की। फिर विश्वविद्यालय में वो जाता है पेपर, वहाँ से समुचित सिलेक्शन होता है और फिर राज्य स्तर पर महामहिम राज्यपाल महोदय के साइन से और एक्सपर्ट उसमें रहते हैं जो सब्जेक्ट के, उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रोफेसर पद पर पदोन्नति होती है जी। प्रोफेसर के लिए भी जो है उसको सही रूप में प्रोफेसर पद की प्राप्ति तब होती है जब
उसके पास योग्यता हो, अनुभव हो और रिक्त पद शासन के पास हो, तो शासन फिर उसको अपने इसमें या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे किए जाते हैं उसके लिए, तो उसमें प्रोफेसर पद के लिए डायरेक्ट भी सिलेक्शन होता है, जी। तो आमंत्रित किए जाते हैं समय समय पर। लेकिन डिपार्टमेंट से जैसे प्रमोशन होता है तो भी उसमें उसका सिलेक्शन किया जाता है, और ये महामहिम के ऑफिस से, महामहिम के हस्ताक्षर से ही ये होता है। और जब योग्य हो व्यक्ति और एक्सपर्ट ने अनुशंसा की हो, उसके आधार पर रिक्त पद पर प्रमोशन होता है प्रोफेसर में। उसके बाद एक यूजी प्रिंसिपल के लिए योग्यता ये है कि वो उसको सबसे पहले क्वालिफाइड प्रोफेसर होना चाहिए जी, तब फिर वह यूजी प्रिंसिपल के लिए योग्य होता है। और यहाँ भी यह है कि शासन, अगर सरकारी कॉलेज है या निजी कॉलेज भी है, तो रिक्त पद होना चाहिए। बिल्कुल। तो उन रिक्त पदों पर योग्यता के अनुसार उनकी भर्ती की जाती है। तो ये यूजी प्रिंसिपल हुए। और यूजी प्रिंसिपल के बाद फिर पीजी प्रिंसिपल होते हैं जी। तो पीजी प्रिंसिपल के लिए भी ये है कि उसका पर्याप्त अनुभव हो, जैसे पीजी क्लासेस पढ़ाने का अनुभव हो, आलेख लेख इत्यादि लिखा हुआ हो। कितने साल का अनुभव जरूरी होता है कम से कम? अब ये तो शासन के द्वारा इसका निर्धारण होता है या यूजीसी के गाइडलाइंस है जी। लेकिन ये जरूरी है कि उसको कम से कम 4-1 साल तो पीजी क्लासेस पढ़ाने का अनुभव होना ही चाहिए, उससे जितना ज़्यादा हो। अब सूची बनती है लोगों की, जैसे प्रोफेसर्स की सूची बनी जी। तो उस सूची में उसका स्थान कहाँ पर है, तो उसके आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर या सूची के आधार पर फिर पदोन्नति होती है पीजी प्रिंसिपल्स में। सर, ये आपने जैसे बताया कि प्रोफेसर, हाँ। हमने कहीं सुना था लेक्चरार, तो मुख्य रूप से क्या अंतर रहता है लेक्चरार और प्रोफेसर में? लेक्चरार पहले कहते थे। अच्छा। वैसे लेक्चरर तो हाई स्कूल में भी जो होते हैं सीनियर शिक्षक, उनको लेक्चरर बनाया जाता है, लेकिन वहाँ भी पीजी की योग्यता जरूरी है जी। और अनुभव के आधार पर वहाँ पदोन्नति होती है। वहाँ स्कूल एजुकेशन काम करता है तो उसके अपने अलग मानदंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब लेक्चरर नाम की चीज़ नहीं है जी। जो विश्वविद्यालयीन या कॉलेजिएट एजुकेशन ब्रांच है, वहाँ सबसे पहले जो शिक्षा में पढ़ाने के लिए कॉलेजों में नियुक्तियाँ होती हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर उसका नाम दिया है जी। सहायक प्राध्यापक जी। तो सहायक प्राध्यापक से फिर योग्यता के अनुभव के आधार पर रिक्तता के आधार पर प्रोफेसर में पदोन्नति होती है, जैसे मैंने अभी बयान किया। जी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्कूल्स में होते हैं वो लेक्चरर होते हैं, जो हाँ। भी पीजी वाले होते हैं, और कॉलेजेस में जैसे हम जाते हैं तो मिनिमम प्रोफेसर तो होते ही हैं। हाँ, मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, मिनिमम यदि करेंगे तो कम से कम प्रोफेसर होंगे। शुरुआत असिस्टेंट प्रोफेसर से होती है, और फिर प्रोफेसर, फिर यूजी प्रिंसिपल, फिर पीजी प्रिंसिपल। वैसा ये कहा जाता, जैसे सब्जेक्ट विशेष के लिए तो एक मौलिक धारणा ये है कि 1:2, एक प्रोफेसर और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा। एक सब्जेक्ट में होना जरूरी है। जी। ये मौलिक अवधारणा है, हर कॉलेजेस में ऐसे होते हैं। हाँ, ये मान्य कर लिया गया है। और कभी कभी जैसे सब्जेक्ट ज़्यादा हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो ये भी आजकल कॉलेजों में भी एडमिशन भी उसके लिए कितने के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के आधार पर ही एडमिशन होता है। हाँ, जैसे कितने 30 की सीट क्षमता बोलते हैं कि हाँ। 60 सीट बोलते हैं, उतने ही एडमिशन हो उतना ही सकते हैं। एडमिशन, उससे एक भी ज़्यादा नहीं ले सकते यार, अन्यथा विश्वविद्यालय उसको रिजेक्ट कर देगा और छात्र को परीक्षा की पात्रता नहीं होगी, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज की होगी। अच्छा। इसलिए जरूरी है कि उसको कितना अलॉटेड सीट्स कितने हैं विश्वविद्यालय के द्वारा और शासन के द्वारा, ये देखा जाता है। जी, बहुत बढ़िया आप जानकारी दे रहे हैं सर। सर, आप बीकॉम किए, एमकॉम किए, फिर एलएलबी किए। हाँ, तो कैसे मन में ख्याल आया कि आप कॉमर्स क्षेत्र से और आप वकालत की ओर गए? वकालत, लॉ मतलब वकालत ही हम समझते हैं। अब ऐसा है, देखिए, शिक्षा में जिसकी रुचि है जी, तो उसके लिए ये योग्यता प्राप्त करने में उसकी रुचि रहेगी। अब ये है कि आपको समय भी मिलना चाहिए और आपकी रुचि भी होना चाहिए, तब तो आप अधिक योग्यता प्राप्त करेंगे। जी। वैसे जितना अधिक आपके पास ज्ञान है उतना ही अच्छा माना जाता है। अब ये आम धारणा रहती है कि हर व्यक्ति को, कानून में कहा गया है कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए। जी, वो तो है। ये जनरल मैक्सिम है। सर, इसमें जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो 2 प्रकार के मुख्यतः हम केस सुनते हैं, एक सिविल होते हैं, एक क्रिमिनल होते हैं।
तो इसका कोई स्पेशलाइजेशन होता है? आपने किस में किया यदि होता है तो? लॉ में तो सिविल और क्रिमिनल दोनों की पढ़ाई होती है, अच्छा, उनको LLB पढ़ना में पड़ता है। तीनों? हाँ। LLB में दोनों है। जैसे MBBS है, डॉक्टर है, तो उसको दवा की भी जानकारी होती है, सर्जरी की भी जानकारी होती जी, है। जी, जी। ये दोनों तो उसके पार्ट ही हैं। आपकी रुचि किस में थी? अब वो तो अगर रुचि नहीं भी है तो उसको तो पढ़ना जरूरी है। अच्छा। वैसे रुचि तो हमारी सभी इसमें थी, जितने अच्छा। भी लॉ के सब्जेक्ट्स है सब में जी। थी। IPC, CPC है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सभी उसमें विषय थे। कंपनी लॉ भी विषय अलग निर्धारित किया गया। एग्रीकल्चर जो लॉ है ये भी पढ़े थे। अच्छा। तो जितना हो सकता है, जैसे ग्रेजुएशन की शिक्षा में जो शिक्षा मिलती है, वैसे ही लॉ ग्रेजुएट जो कोई होता है तो उसके लॉ की सारी शिक्षाएं उसको मिलनी चाहिए, तब तो लॉ ग्रेजुएट कहलाएगा वो। और सर, वकील बनने के लिए बार काउंसिल का एग्जाम देना पड़ता है। हाँ। तो आपने बार काउंसिल का एग्जाम दिया है कि फिर नहीं दिया है? नहीं, फिर मैं वकालत तो किया नहीं उसके बाद। अच्छा, मेरे पास मतलब डिग्री केवल थी जरूर। हाँ, शिक्षा हासिल की एक- और वकील नहीं बने। हाँ, वैसे एक ऐसा समय आया था जब मैं प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, जी। तो 6 महीने तक हम लोगों को एक समय वेतन की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो लोग अपने अपने तरफ से किए थे। मैं लॉ ग्रेजुएट था। हाँ। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूं। जी। और एक कारण ये भी मेरा था लॉ करने का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उस समय ट्रेजरी पेमेंट्स रूल्स लागू हो गया शासन जी, से। जी। तो वो हम लोगों को पूरा पेमेंट उसका मिल गया। अब बाद में गवर्नमेंट सरकारी हो गया, कॉलेज सरकारी हो गया। जी। इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मुझे लॉ की डिग्री मिल गई, और जो इसके कारण मुझे प्रसन्नता भी हुई। और व्यक्ति को अगर किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में डिग्री मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो उसको आंतरिक रूप से प्रसन्नता होती है। बहुत बढ़िया आप जानकारी दे रहे हैं सर, और बहुत सारे ज्ञान बहुत उपयोगी आप भी है। हाँ ले भी चुके हैं। कॉमर्स की भी जानकारी है आपको और लॉ की भी है। प्रोफेसर साहब से बातें कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें बातें हम जान रहे हैं, और इतना ज्ञान सर आप अपने अंदर रखे हुए हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आपको बातें याद भी हैं, और एक उम्र के बाद ऐसा होता है लोग भूलना चालू कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये कैसे आप कर पाते हैं? कुछ योग वगैरह करते हैं क्या इसके लिए? देखिए सिंह साहब, 8वीं क्लास से मैं लगातार योग कर रहा हूँ, आज तक खंडित नहीं हुआ, प्रतिदिन। क्या बात। हालांकि एक योग मेरे सिंपल हैं, जैसे सर्वांगासन है, ये करता हूँ, मंडूकासन करता हूँ। ये क्या होते हैं बताते भी जाएंगे और इसके फायदे ही बताते जाएंगे, जो श्रोता घर में बैठे हैं और हो सकता है जान करके वो भी करना चालू कर दें। एक तो ऐसा है कि सूर्य नमस्कार है जी। भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, तो इसके जो है 12 स्टेजेस है, और सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए भी जो उसके तरीके हैं वो है जी। इसमें स्फूर्ति आती है, और शरीर के सारे जो अवयव हैं, हाथ पैर नाक आँख दिमाग तक के, मन तक के, इसका ब्लड का संचार होता है विशेष रूप से। शीर्षासन भी मैंने किया। शीर्षासन तो जानते हैं, आप सिर नीचे और पैर ऊपर, और जितने देर तक संभव हो सके जी। तो ये सब करते हैं। तो सर्वांगासन में भी इसका प्रयोग होता है लगभग शीर्षासन के समान, और इससे ये होता है कि दिमाग में तरावट आती है, क्योंकि खून का जो प्रवाह है नीचे से ऊपर तक के समत्व की स्थिति में आ जाता है, संचार होता है, आईसाइट भी ठीक होती है। अच्छा। अभी मुझको दिन में मेरे चश्मा, बिना चश्मा के मैं पढ़ सकता हूँ। अच्छा। आंगन में, प्रकृति में, कमरे में भी पढ़ सकता हूँ। मतलब उजाला आएगा तो आपको भी मैं चश्मे की जरूर जरूरत लगाया नहीं हूँ, पड़ेगी। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी मैं पढ़ सकता हूँ। जी। तो योग का ये लाभ होता है, और इसलिए कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता में है, योगः कर्मसु कौशलम। जी। अगर कर्म में कुशलता हासिल करनी है तो ये योग जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 योग जो बताए गए हैं, योग कर्म में कुशलता के लिए जरूरी है। हालांकि इसमें अब पहला है अर्जुन विषाद योग है, अर्जुन को विषाद हो गया, अब मैं क्या करूं, सब मेरे स्वजन हैं, किसको मारूंगा और किससे लड़ूंगा, क्या राज्य करूंगा, इन्हीं पर, मुर्दे पर राज्य थोड़ी करेंगे हम। जी। लेकिन भगवान ने ये कहा कि जीवन तो संघर्ष है, और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और ये संघर्ष किस लिए? ये संघर्ष परोपकार के लिए, विश्व शांति के लिए, धर्म के लिए, कल्याण के लिए, ये जरूरी है। जी। जी। और कोई राष्ट्र पर हमला करता है तो लोग अगर चुप थोड़ी बैठे रहेंगे। बिल्कुल। इसलिए योग जरूरी है। और श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय जो है, जिसका नाम है सांख्य योग। जी। सांख्य योग का मतलब होता है ज्ञान का योग। ज्ञान किसका होना चाहिए? प्रकृति का।
और प्रकृति में आप जानते हैं नदी, पहाड़, पर्वत, देश, राष्ट्र की सीमाएं, झीलें और वन वाटिका, आकाश, पाताल, पृथ्वी, वायु, हवा, पर्यावरण, ये सभी चीज़ें आती हैं जी। अब इसका ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप क्या विकास करेंगे। बिल्कुल। भूगोल का ज्ञान नहीं है और आप विश्व यात्रा में निकले हैं, कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए सांख्य योग ये बताता है कि पहले प्रकृति को जानो। इसमें मनुष्य का शरीर, मन और अंतर भी आता है, पूरी इंद्रियां आती हैं। इसके 33 विभाग कर दिए गए हैं। अच्छा। आज एक डॉक्टर अगर शरीर के तंत्र को नहीं जानेगा, अवयव को नहीं जानेगा, कितनी इंद्रियां हैं, जैसे 11 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं और एक मन है, हाथ पैर है, नाक है, मुंह है, ज्ञानेंद्रियां हैं 5 और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इनके क्या काम है इसको भी जानना जरूरी है। जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है ठीक है, लेकिन इसका क्या काम है देखना है जी। नासिका है सूंघना है, मुंह है बात करना है, भोजन करना है, और कान है तो ये श्रवण का काम है। इसी तरह हाथ पैर वगैरह इनके अलग काम है। तो 10 इंद्रियों के 10 काम हैं, इनको तन्मात्राएं कहते हैं जी। और ये तन्मात्राएं ही इसके गुण हैं, गुण विशेष है। तो ये सांख्य योग में आता है गीता के। अच्छा। और महर्षि भगवान कपिल ने भी सांख्य योग की व्याख्या की है, वही इसके मूल उद्गाता हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के दूसरे अध्याय में इसका विशद वर्णन किया है। तो सांख्य योग माने ज्ञान योग है। अब प्रकृति को आप जान लिए तो इस प्रकृति का संचालन कौन करता है? एक परम शक्ति है, उसको पुरुष कहा जाता है। तो प्रकृति और पुरुष मिला करके समग्र होते हैं और तब व्यक्ति संपूर्ण होता है जब इन सबको जान लेता है। कोई युद्ध करने निकला है और कितने सैनिक हैं, हमारे कितने सैनिक हैं, कितने हथियार है, क्या है, कहाँ युद्ध हो रहा है, नहीं जानेगा तो क्या युद्ध करेगा जी। बिल्कुल। और जीवन संग्राम है, जीवन संग्राम में अगर आगे बढ़ना है तो सांख्य योग को जानना जरूरी है। गीता का ये ज्ञान है। और इसके बाद कर्मयोग आता है गीता में जी। तो कर्मयोग, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता योग है। जब आप प्रकृति को जान गए उसके बाद उसका संचालन आप करेंगे। अब कैसे संचालन करेंगे, इसकी गतिविधि, इसका तरीका, इसकी शैली, कार्य प्रणाली क्या है, इसको अब अगर आप जानेंगे तब आप समग्रता की ओर जा सकते हैं, नहीं तो भटक जाएंगे जीवन में। काम को अधूरा छोड़ना पड़ेगा। आपका संकल्प तो शुभ संकल्प है, लेकिन जानकारी अगर आपको नहीं है, जैसे आपको बिलासपुर जाना है और आप पूर्व की ओर बढ़े चले तो क्या आप बिलासपुर पर पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत दिशा में जाएंगे। तो पहले जानकारी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। ऋते ज्ञानन न मुक्ति, ऋते ज्ञानन न मुक्ति। जो ज्ञान से विहीन है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। मानव जीवन दिया है भगवान ने, और जितने अवयव दिया है ये ज्ञान से समृद्ध करने के लिए हैं। अब इसी तरह कर्मयोग बताया गया। तो योग जो है, हम अगर अपने कर्म को अच्छा करना, काम तो सब करते हैं जी। ऐसा नहीं कोई खाली है, कोई सो रहा है तो भी एक काम है, खा रहा है तो भी काम है जी जी। लेकिन उसका सही काम क्या है? अपने 24 घंटे में समय का विभाजन, कितना समय सोएंगे, कितना समय जागेंगे, कितना समय स्नान ध्यान में करेंगे, ये सब कार्य की कुशलता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि समय का विभाजन हो, एक प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के कोई काम करता है तो उसको काम को या तो बीच में छोड़ना पड़ता है या फिर पश्चाताप, सफल नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। और फिर यही काम क्या है, आत्म संयम से काम करेंगे। व्यक्ति संयमित नहीं रहा, बहुत भरपेट भोजन है, सबको खाई जाऊंगा करके खा लिया तो क्या हालत होगा? बिल्कुल। आत्म संयम इसलिए जरूरी है जी। जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे। आपके यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये संयम का पालन किया जा रहा है, आप अभी महसूस करते होंगे। जी जी। और सर, आप कितनी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं? हम योग की बात कर रहे थे कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए और अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए कौन सा योग करते हैं, आप उस योग को आध्यात्म में ले गए। अब हम सीधे ये जानना चाहते हैं, कुल कितने योग होते हैं गीता के हिसाब से? गीता के तो 18 योग है। अच्छा, 18 योग। देखिए 18 दिन तो महाभारत का युद्ध हुआ। अच्छा, जो 18 अध्याय हैं वही 18 योग है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अलग है वो। मैं ये बता रहा हूँ संदर्भ उसका। 18 दिन से 18 की संख्या जो है कितना महत्वपूर्ण है जी। 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों के पास और 7 अक्षौहिणी सेनाएं पांडवों के पास थी जी। तो ये 18 जो योग बनाए हैं ना गीता में, भगवान ने जो सुनाया अर्जुन को, इनका सबका महत्व है और क्रम है। जैसे आप पहली सीढ़ी है, 18 सीढ़ियां हैं जी, और एकदम से आप एक पांव पहली सीढ़ी में रखे और 7वीं सीढ़ी में आप पांव रखे और उसके बाद कहेंगे तो आप पहुंच जाएंगे क्या? एक एक सीढ़ी चढ़ते जाइए जी जी। ऐसा क्रम है इनका। विषाद हुआ, उसके बाद फिर सांख्य योग आया, आपने सब जान लिया, प्रकृति और पुरुष को जान लिया। फिर कर्म योग में आ गए कि कर्म करना चाहिए। इसके बाद आप ये कर्म संन्यास योग है,
तो संन्यास कैसे करेंगे? आप कर्म के और अहंकार हो गया तो कर्म व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा। अहंकार से फिर पतन हो जाता है, इसलिए कर्म संन्यास होना जरूरी है। और फिर आत्म संयम नहीं रहेगा तो भी आप भटक जाएंगे और काम को अधूरा छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान योग है, तो जो ज्ञान है उसको विज्ञान में दृष्टि से देखिए, क्योंकि ज्ञान हथियार है। आप जानते हैं कि हथियार है, लेकिन उसका संचालन कैसे करेंगे, कहाँ करना चाहिए? बिल्कुल। यदि हमें जानकारी नहीं रहेगी कि हम हथियार को कैसे चलाएं, चाहे वो ज्ञान रूपी हथियार क्यों ना हो, तो फिर गलत प्रभाव पड़ेगा उसका। तो ये विज्ञान जरूरी है जी। और उसके बाद भी बहुत ऐसे योग हैं इसमें, जैसे बताया गया कि क्षेत्र विभाग योग है। अच्छा। हर चीज को 3 भाग में बांटा जाता है जी। एक सात्विक है, एक राजस है और तामस है। जी। तो 3 भागों में इसका वितरण किया जाता है। भोजन के भी 3 भाग हैं, बोलने के भी 3 भाग हैं, कर्म के भी 3 भाग हैं, राजस सात्विक, राजस और तामसिक। सात्विक माने उत्तम कर्म है, जी। परोपकारमय कर्म है, त्यागमय कर्म है। राजस का मतलब होता है कि इसमें पराक्रम होता है, शौर्य होता है, उत्साह होता है, जैसे राजाओं में होता है वो होता है। और तामस कर्म में आता है आलस्य आता है, खाने पीने का है, बासी भोजन 3 दिन का खा रहे हैं तो बुखार तो आएगा ही। ताज़ा भोजन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, शरीर में रक्त बनेंगे और ऊर्जा बनेगी। और राजस भोजन से भी पराक्रम होंगे, लेकिन उससे बीमारियां भी बढ़ेंगी। राजस भोजन में ज़्यादा मीठा खा दिए, शुगर होना स्वाभाविक है। 56 भोग वाले बोल सकते हैं कि राजस भोजन में आएंगे। उचित हो, गीता में कहा है भगवान ने, इसीलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्तु कर्मसु अयुक्त स्वप्ना प्रबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये महाराज आपने कह तो दिया है, और श्रोताओं जैसा कि आप तो देख नहीं पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। महाराज ये जो श्लोक सुना है बिना देखे सुना है, ऐसे बहुत सारे श्लोक आपको याद हैं, तो कैसे कर पाते हैं आप, कैसे याद रह पाते हैं? संस्कृत तो ऐसा लगता है कि देख के पढ़ना मुश्किल काम है, कभी कभी हो जाता है। कुछ जो मंत्र हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो हमें याद हो जाते हैं, मगर आपको बहुत सारे, आप उदाहरण के रूप में एक श्लोक सुना के हमें बता रहे हैं। तो इसका अर्थ भी आप जान लीजिए जी। आहार युक्त होना चाहिए, भोजन उचित होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, उसको युक्त कहा जाएगा। तो युक्त आहार और ठीक समय पर होना चाहिए। हाँ, जैसे टाइम पे टाइम जो खा लेते हैं वो अभी नहीं होना चाहिए। हाँ, यात यावम गत रसम पूति परिश्रम यत, ये तामसी भोजन है। अच्छा। यात यावम सवेरे का बनाया हुआ है, रात को खा रहे हैं। गत रसम, उसका रस चला गया जी। भाई रस नहीं है तो भोजन कहाँ से? भोजन आप करते हैं तो किसको प्राप्त करते हैं? भोजन से रस को प्राप्त करते हैं। रस से रक्त बनता है, मांस बनता है, ऊर्जा बनती है। तो इसलिए जरूरी है कि युक्त आहार हो, युक्त विहार हो। विहार का मतलब है आपका घूमना फिरना, काम करना, सोना भी। आप दिन में 12 बजे उठ रहे हैं, रात को 12-1 बजे से सो रहे हैं, ये उचित नहीं है। ठीक समय पर सोना, ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठना, सूर्योदय के पहले कम से कम उठा जाए। अभी ठंड का चल रहा है मौसम, तो स्वाभाविक है भगवान जल्दी आ जाते हैं या ठंड इतनी होती है कि उठने की इच्छा नहीं हो पाती है। लेकिन भगवान सूर्य तो अपने समय पर उठ जाते हैं, वो ऐसी कहे मेरी इच्छा नहीं आज उठने की, तो क्या होगा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें से सर एक तो मैं निजी प्रश्न आपसे पूछ ले रहा हूँ। सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, और जैसे आपने भी कहा, मगर आजकल के परिवेश में 24 घंटे काम होता है। हाँ, ठीक। तो उसमें लोगों की शिफ्ट रहती है, कोई 2 बजे से 10 बजे तक काम करता है, कोई 4 बजे से रात को 2 बजे तक काम करता है। तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति में है तो फिर उनको क्या करना चाहिए फिर? नहीं, उसके लिए भी नियम है जी। अब जैसे किसी की नाइट ड्यूटी है जी, तो नाइट ड्यूटी तो हमेशा नहीं रहती है ना, जी, उससे चेंज भी होता है, तो उसको आराम लेना चाहिए। जिसने नाइट ड्यूटी की उसको दिन में आराम लेने का है। तो कम से कम कितने घंटे आराम? कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे जी। एक जो सामान्य व्यक्ति है उसको 6 घंटे से 7 घंटे इसकी नींद लेना जरूरी है जी। तो इससे उसकी पूर्ति हो जाती है, ये भी जरूरी है। अब जैसे सेना वाले हैं, जानते हैं जी। हाँ, वो तो वहाँ भी नाइट ड्यूटी रहती है, पुलिस वालों की ड्यूटी जैसे है, रेलवे वालों की ड्यूटी जैसे है। तो इस सब को देखते हुए भी विश्राम का समय भी निर्धारित किया जाना चाहिए। और ये मैनेजमेंट का प्रश्न होता है, मैनेजमेंट का ये विषय है कि कैसे आप मैनेज करते हैं, और मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तब व्यक्ति जो है स्वस्थ रह सकता है, सुखी रह सकता है, और
उसकी बेचैनी दूर हो सकती है, निरोग रह सकता है। मैनेजमेंट के बारे में हम आपसे और भी जानेंगे, तो हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आप जानते हैं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट के रूप में प्रोफेसर के तिवारी सर, और आज आपसे हम बहुत सारी बातों को जान रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मिश्रित हो जा रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब बहुत सारा ज्ञान हो जाता है और जब हम बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट होकर के कहाँ की बात कहाँ चल जाती है। और इसीलिए हम फिर से वापस कनेक्ट करते हैं। सर, गाने से पहले आप मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। हाँ, और जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसा कि हम आपको जानते हैं और कई लोगों से सुने हैं, एक पंक्चुअल वर्ड होता है अंग्रेजी में, हाँ, बिल्कुल। समयबद्धता जिसे हम कहते हैं, तो आप कैसे कर पाते हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जी। संसार में सबसे मूल्यवान कौन सा तत्व है, कौन सी वस्तु है? लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, समय ही कीमती है। हाँ, ये सब मानते हैं ना। जी जी जब समय कीमती है तो समय का मैनेजमेंट करना जरूरी है। जी। और ये मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल कहते हैं ना, मैंने समय का मैनेजमेंट, समय जी। सारणी, समय जी। शब्द है उसमें। बिल्कुल। तो जो इसमें क्या है कि व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ है, जी और व्यवस्था सुव्यवस्था होनी चाहिए। मेरी इस किताब में जिसका नाम त्रिविधा है, इसमें सुव्यवस्था का एक चैप्टर है। अच्छा। आप उसमें पढ़ेंगे, और गीता से भी इसका ज्ञान मिलता है कि सुव्यवस्था जहाँ होती है वो कैसे होती है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अनेक शास्त्र हैं, बहुत से शास्त्र हैं, कई जिंदगियां, कई जीवन, कई जन्म लेंगे तो भी उनको पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसा कहा जाता है, अनंत शास्त्रम विपुला च विद्या। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन समय बहुत कम है। इसलिए क्या करेंगे? यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। जो सार है, जो काम के लायक है आपको, उसको आप ग्रहण करिए। क्योंकि समय के अनुसार जब मैनेजमेंट आपको करना होता है तो सार वस्तु, एग्जामिनेशन में आपके एक विषय से, मान लीजिए आपका कोई विषय है इतिहास है, तो भाई प्रश्न पूछा जाता है और 3 घंटे का पेपर रहता है और आपको इतने शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। तो क्या है? टाइम मैनेजमेंट है। आपने ज़्यादा भर दिया पूरा इसी में, तो दूसरे प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए आपके पास समय बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसीलिए यत् सारभूतम, पॉइंट्स में उसको देखिए, सार को लीजिए। और जैसे हंस जो है, हंस क्या है? वो दूध पीता है। आप पानी और दूध को मिला देंगे तो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। अच्छा। तो जो सारभूत है उसी को ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल। तो यही टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि और जैसे कई लोग कर देते हैं, हमने भी कहीं सुना था, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और इस वजह से भी कहीं ऐसा हो सकता है कि लोग बहुत सारे काम ले लेते हैं, एक ही समय पर करने की कोशिश करते हैं और वो कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। कार्य का विभाजन जरूरी है। कार्य का विभाजन योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए और समय के अनुसार होना चाहिए। तभी तो आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर, आपने कार्य के विभाजन की बात की। हाँ। और आज आपसे हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं, और जाते जाते जो अभी लोग सुन रहे हैं, सर कुछ आप रेडियो धूम के श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो? सबसे बड़ी बात यह है संगति। जी। व्यक्ति का विकास संगति से होता है या पतन भी संगति से होता है। जी। दुसंगति से पतन है और सत्संगति से विकास होता है। जी। सूरदास जी ने इसीलिए कहा कि सत्संगति करिए। और एक उन्होंने बढ़िया गीत बनाया है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति बुद्धि उपजे, जाके संग कुमति बुद्धि उपजे, होत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो साथियों, संग की बात कही तो आपका हमारा संग छूटेगा नहीं। तो हम आपको बता दें, आज के इस प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हमारे मेहमान थे प्रोफेसर के तिवारी सर, और इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं मिलूंगा फिर आपसे इसी प्रोग्राम में, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।